हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी को और चैप्टर 1 के बारे में। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाले इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं, अब वो 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, 3, यानी चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और इसके पीछे की जितनी भी क्लासेस है अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका जय प्रक्रम और जीवों में जनन, जय प्रक्रम आपका एकदम पूरा अच्छे तरीके से हो चुका है और जीवों में जनन में ही कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपकी छोटी होगी, बाकी सब पूरा हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को, अगर आपको इस क्वेश्चन को करने अच्छे से, तो आपको इसी चैनल पे जाके इस पूरे चैप्टर, यानी जो पहला हमारा चैप्टर उसको देखेंगे, वहां पे हर एक जो क्वेश्चन को उसके आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पूछे जाने वाला जो सवाल है, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे दो तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। या तो पूछा जाएगा धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, या धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, या तो धमनी या सिरा में क्या करिए भाई, अंतर लिखिए। तो आप सभी को पता भाई, जो धमनी और सिरा हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। धमनी और सिरा हमारी ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, एक शुद्ध रक्त को ले जाती है, एक अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लेके जाती है, और एक शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ लेके आती है, शरीर में लेके आती है। तो ये आपको धमनी और सिरा में अंतर। इसके बाद दूसरा क्या पूछा जाता है भाई, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य है। अब ये जो लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, इनका आपको नाम लिखना है और इनके क्या कार्य होते हैं। अगर ये हमारे माउथ में जो लार बन रहे हैं, ये हमारे मुख में जो लार पाए जा रहे हैं, जो लार है उसमें जो एंजाइम है, ये नाम है और इसके कार्य को लिखने, कार्य क्या करता है। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। या तो क्या पूछेगा भाई, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य है, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। अब आपको ये नामांकित चित्र यानी डायग्राम बनाना है और इस चीज को शो वहां पे करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए ये क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। अगर ये क्लोरोफिल ना रहे तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार को, इस वाले क्वेश्चन को आपको पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसमें क्लोरोफिल क्यों जरूरी है इस चीज को आप दर्शाओगे, क्यों रीजन दर्शाने का या जरूरी क्यों है। 3 क्वेश्चन क्लियर। तो ये आज की क्लास के जितने भी बेटा क्वेश्चन है आप सभी को एकदम तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अब आपका टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी आपके पास समय है, अब आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा जाता है भाई, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब आपको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। या इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर पूछेगा भाई, मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि मानव में जो डाइजेशन, पाचन तंत्र का सचित्र या पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, लेकिन इसमें आपको वर्णन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, सेम यही चीज है। या तो दोनों एक ही बात होगी कि मानव के पाचन तंत्र, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, इस डाइजेशन सिस्टम का आपको क्या करने भाई, नामांकित चित्र बनाने। तो ये तब बनाओगे आप जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको हर एक जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर की मैं बता रही हूँ, वह क्वेश्चन है कि अगर आपने तैयार कर लिया, तो इस चैप्टर से कहीं से भी आएंगे। क्योंकि देखो, जब आपका लॉन्ग याद है, आपने अगर लॉन्ग बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया तो शॉर्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, आप कर लोगे।
अब आपका लॉन्ग नहीं तैयार है तो कहीं से भी कुछ आएगा नहीं कर पाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं यहाँ सब शॉर्ट आते हैं वो आपके लॉन्ग से ही आते हैं, कहीं और से नहीं आते। ठीक, इसके बाद यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। ये जो हमारे लिवर है ना, यकृत है, यकृत के प्रमुख कार्य को बताइए कि जो लिवर होती है इसके लिवर के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद या मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है बेटा, मानव शरीर में पाई जाने वाली अगर सबसे बड़ी कोई ग्रंथि है तो वो कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी अगर कोई भी ग्रंथि पाई जाती है तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। क्या है भाई? उस ग्रंथि का नाम यकृत होता है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और उसके कार्य को वर्णन करना है, यानी कि आपको बताना है कि हमारे मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली जो बड़ी ग्रंथि वो लिवर होता है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये कैसे कार्य करती है, इन सभी को आपको बताने हैं। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा यकृत क्या है, लीवर क्या है और इसके तीन मुख्य कार्य बताइए। ये तीन तरीके, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर लिखना है आपको, लेकिन यही क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछा है। पहला यकृत के प्रमुख कार्य, दूसरा मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि, और तीसरा यकृत क्या है, इसके तीन कार्य लिखे। बात एक ही है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है बेटा? पित्त रस क्या है? पित्त रस क्या है और यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है? या भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? या पूछ क्या देगा? पित्तरस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित होता है तथा एकत्र होता है। दूसरा क्या पूछेगा भाई? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर कीजिए। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर कीजिए कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है। अब आप सभी को पता है बेटा, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर होता है। श्वसन के द्वारा हम जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, श्वसन के माध्यम से जो भी हमारे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। क्योंकि श्वसन में दो तरीके की क्रियाएं होती है, एक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया यानी कि एक ऑक्सीश्वसन और एक अनॉक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन जो होगा भाई बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सी क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस देखते हो, कैल्विन चक्र देखते हो, देखे हो ना। तो ये हमारे मानव के पाचन, ये हो गया श्वसन। श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना, यानी हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, ये हो गया हमारा श्वासोच्छ्वास या सांस। तो सांस, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन एक ही है तो इतना दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता भाई? श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहलाएगा। श्वसन वो है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ साथ भोजन का पाचन होगा, ये हमारा होता है श्वसन। ठीक है, और इसके दो माध्यम से क्रियाएं होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। अब ये श्वसन और दहन में क्या होते हैं? तो श्वसन में तथा दहन में अंतर बताइए कि श्वसन क्या होता है और दहन क्या होता है। श्वसन और दहन में आपसे क्या पूछा जाएगा? अंतर पूछा जाता है। तो आपको श्वसन में और दहन में क्या बेटा अंतर भी बताने हैं कि हम श्वसन किसे कहते हैं और दहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन तथा दहन में अंतर। अगला क्वेश्चन, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर सजीव और निर्जीव की अंतर स्पष्ट कीजिए। सजीव और निर्जीव की बात करें बेटा, तो जिसके अंदर सेल है, जिसके अंदर सेल है वो सजीव है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की सेल नहीं है वो निर्जीव है। तो अगर देखा जाए बेटा कि अगर हम किसी भी जीव जंतु की बात करें, जीवाणु हो गया ना, या जितने भी आपके जीव जंतु हैं सभी क्या है? सजीव है, सिर्फ वायरस को छोड़ के, क्योंकि हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हमारा जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी सजीव की बॉडी में है तो रिप्रोडक्शन करेगा, और ये किसी निर्जीव की बॉडी में है तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर ये किसी निर्जीव की बॉडी में है तो उसको संक्रमित नहीं करेगा, और अगर किसी सजीव की बॉडी में प्रवेश कर गया तो उसको क्या करेगा? संक्रमित करेगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम कहते हैं निर्जीव। ठीक है, तो निर्जीव में हो जाएगा भाई टेबल, कुर्सी, है ना, ये सब हमारी क्या है? निर्जीव अवस्था, क्योंकि इसमें सेल नहीं है। सजीव क्या है? यानी जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं,
जो मानव निर्मित वस्तु है वो क्या है, निर्जीव है, और जो प्राकृतिक वस्तु है, जो नेचुरल है, वो क्या है भाई, सजीव, यानी जिसके अंदर सेल है वो क्या है, सजीव है, और जिसके अंदर सेल नहीं वो क्या है, निर्जीव है। इसके बाद बेटा यही क्वेश्चन पूछेगा, सजीव तथा निर्जीव में दो प्रमुख अंतर बातें की है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव में ब्लड रक्त की संरचना क्या है, अब इसका मतलब है यहाँ पे आपको ये बताना है कि मानव किन किन प्रकार को या किन किन कणों से मिलकर बना है। तो आपको बता दूं, जो मानव रक्त की संरचना देखा जाए तो एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा दो प्रकार का, कुछ जल होता है, कुछ प्रोटीन, अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और रुधिराणु जो होता है 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इन्हीं के आपको कार्य बता देने कि ब्लड का क्या कार्य होता है। तो ब्लड के कार्य में आप बता दोगे भाई, ब्लड का कार्य है ऑक्सीजन यानी गैसों का परिवहन करना। ब्लड का ही कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन गई बॉडी में और ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। ठीक है, इसके बाद रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ब्लड क्या होता है और रुधिर क्या होता है, और रुधिर और लसिका में आपको क्या करनी है भाई, डिफरेंस बतानी है कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को बताया बेटा, रुधिर हमारा तरल संयोजी उत्तक है और हमारा ये लसिका तरल संयोजी उत्तक नहीं है। रुधिर हमारा रंगीन है और जो हमारा लसिका होता है ये रंगहीन होता है। लसिका क्या है, रंगहीन है, और रुधिर क्या है, रंगीन है। ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या पूछेगा भाई, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, और पाल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बनता है। धमनी और सिरा में आपको अंतर बताने हैं कि धमनी क्या है, सिरा में क्या अंतर है। इसके साथ साथ जो हमारा पाल्मोनरी सिरा है, तो पाल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बनता है, शुद्ध बनता है कि अशुद्ध बनता है, ये आपको बताने, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपके बड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला, और आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांस भी है कि ये आने ही आने। ठीक है, इसके बाद आगे क्या पूछता है अगला क्वेश्चन, पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। प्लांटों में फ्लोएम के द्वारा, जो प्लांट है उसमें फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, क्योंकि देखो अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य है भोज्य पदार्थों को पौधे के हर एक भागों में पहुंचाना, और जाइलम का कार्य है भूमि से जल को लेकर और खनिज लवणों को कहाँ, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये चीज आपको पता है। तो आपको ये बताना कि पादपों में फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता, आपको ये समझाने हैं। या इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा, मुच्च परिकल्पना क्या है और उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। क्या पूछेगा भाई, मुच्च परिकल्पना क्या है और इसे उचित चित्रों के माध्यम से क्या करना है, आपको स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन भाई, मूल रोमों द्वारा, जो हमारे मूल रोम है ना, तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है और स्पष्ट कीजिए। ये जो हमारे मूल रोम है, मूल रोमों के द्वारा जो हमारा जल का अवशोषण हो रहा है, तो जो मूल रोम है, तो मूल रोम के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है ये किस प्रकार होता है, और इसको आपको क्या करने बेटा, स्पष्ट कीजिए। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो बेटा आपको ये जाइलम के बारे में पूरा लिख देना भाई कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अब ये किस विधि से होता है, इस विधि को आपको यहाँ पे समझा देनी, यानी कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अब ये किसके द्वारा होता है, इस पूरी विधि को आप वहां पे लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। अब ये जो पौधे हैं, इस पौधे में जो वात रंध्र होते हैं ना, जो वात रंध्र होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और इस उपयोगिता को उल्लेख करना है कि अगर कोई भी प्लांट है उसके अंदर ये जो वात रंध्र है अगर ये उपस्थित है तो इनके क्या उपयोग है, पौधे इसको किस तरीके से उपयोग करते हैं, इनकी पूरी प्रोसेस को आपको इसमें लिखनी है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेटा, वृक्त्राणु यानी जो नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। क्या पूछेगा, वृक्त्राणु यानी जो नेफ्रॉन है, अगर ये वृक्त्राणु की बात करें, ये नेफ्रॉन कहाँ है, तो हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है। हमारे जब किडनी में आप देखते हो जो हमारा मेडुला होता है,
कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में क्या होते हैं भाई, नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन की रचना यानी आपकी इसकी स्ट्रक्चर को बनाने हैं, इसकी क्रियाविधि को वर्णन कीजिए। यानी कि नेफ्रॉन के क्या कार्य, तो भाई आप नॉर्मल से जानते हो, नेफ्रॉन का कार्य है कि विक्राणु के द्वारा ही ब्लड हमारा छनता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। शुद्ध अशुद्ध ब्लड छनेगा, अशुद्ध ब्लड छनेगा तो शुद्ध होगा, और उससे जो भी पदार्थ निकलेंगे यानी यूरिन का, यानी ब्लड हमारा छनेगा तो यूरिन का क्या होगा, निर्माण होगा। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा भाई, विक्राणु यानी नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे डायग्राम के साथ लिखने के लिए बोला है, और यहाँ पे सिर्फ आपके संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं कि क्या कार्य होते हैं विक्राणु के या नेफ्रॉन के। क्लियर। इसके बाद अगला, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या होती है भाई, जल की हानि। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों में क्या होती है, जल की हानि। और आप देखते हो कि जितनी भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि पहले से वहां पे क्या होती है भाई, जल की कमी होती है। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, यानी कौन से ऐसे फैक्टर है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करेंगे, ये आपको लिखने होंगे। ये आपको ये बताने होंगे कौन कौन से कारक, 1 2 3 4 कारक, जिस भी लेवल का होगा आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कारक होते हैं। ताप है ना, कि या सूर्य का प्रकाश है, या कोई भी ऐसे गैसें हैं ना, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से हमारा वाष्पोत्सर्जन प्रभावित हो रहा है ना। ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है। या पोषण क्या है ना, पोषण क्या है, हम पोषण किसे कहते हैं। ठीक है। तो पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। ठीक है। पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले आपको क्या लिखना है, पोषण की डिफिनेशन लिखनी है, और पोषण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और पोषण के मुख्य प्रकारों को उल्लेख कीजिए। पोषण की डिफिनेशन लिखोगे, हमें पोषण क्यों जरूरी है, और पोषण के जो मुख्य प्रकार है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके मुख्य प्रकारों को आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। या क्या पूछेगा भाई, स्वपोषी पोषण क्या है, और उदाहरण देके संक्षेप में समझाइए। तो अगर स्वपोषी पोषण की बात करें तो पोषण की वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण। ठीक है। या विषम पोषी पोषण क्या है, इसके एक उदाहरण दीजिए, है ना। या विषम पोषी पोषण क्या है, इसके एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या पूछेगा भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है भाई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को आपको क्या करने, संक्षेप में वर्णन करने हैं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से क्या करने, वर्णन करें। या मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले विकारों ने एंजाइमों के कार्य का वर्णन उल्लेख कीजिए। यानी मुख्य से लेकर, यानी हमारे माउथ से लेकर आमाशय तक जो पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाली कौन सी एंजाइम होती है, उन एंजाइमों के कार्यों को लिखनी है। कि अगर हमारे मुख से और आमाशय तक जो भोजन के पाचन करने वाले कौन कौन से ऐसी एंजाइम है जो हमारे प्रभावित करती हैं। या पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए ना, पूरे पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। या पोषण की प्रक्रिया को समझाइए, या आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। सिर्फ आपको आमाशय में और क्षुद्रांत में होने वाले जो पाचन क्रिया उसका वर्णन करना है, या पोषण की प्रक्रिया को समझाने हैं, या पाचन क्रिया का वर्णन करने हैं। इस प्रकार के बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हर उस क्वेश्चन को लेके आई हूँ ताकि एक क्वेश्चन लेके आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा सा घुमा के पूछ देते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो देख लो भाई, एक क्वेश्चन है, उसको पूछने का तरीका एक अलग है, लेकिन लिखना आपको वही है। बस जिस तरीके से वो बोल रहा है लिखने के वही लिखना है। अब नहीं कि आमाशय तथा क्षुद्रांत में दो पूछ रहा है तो आप पूरी प्रोसेस समझा दो, नहीं, सिर्फ आमाशय और क्षुद्रांत के बारे में लिखोगे। ठीक है। इसके बाद डायाफ्राम क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। डायाफ्राम तो आपको पता है जो हमारा फेफड़ा खत्म होता है वहां का नीचे स्थान क्या होता है, डायाफ्राम। तो ये क्या है, क्या कहाँ पाया जाता है। उसके बाद मनुष्य में हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये मानव हृदय की संरचना का आंतरिक संरचना बनानी है, जिसमें आपको 2 निलय और 2 आलिंद को दिखाने हैं, साथ साथ उसमें धमनी और सिरा को भी दिखाने हैं। या इसी को क्या पूछेगा, हृदय क्या है, और एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह पंप के रूप में कार्य करता है। यानी हृदय हार्ट क्या है और इसको एक लेख के द्वारा स्पष्ट करना है कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद
मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मानव में जो रुधिर का प्रवाह हो रहा है इस पे आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? अब मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। यानी उत्सर्जन ना एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भाई जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी खराब प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको हम उत्सर्जित करते हैं। जैसे यूरिन हो गया, पसीने के द्वारा कुछ करना है ना, मलमूत्र के द्वारा करना, ये हम उत्सर्जित। तो उत्सर्जन क्या, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पे मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखने, यानी उत्सर्जन तंत्र को बताने हैं। या मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि को सचित्र में समझाइए। अब मनुष्य की जो वृक्क यानी किडनी की संरचना को और इसके कार्य को आपको समझाना है। इसके संरचना को बनाने हैं और इसकी क्या क्या संरचना है और क्या क्या कार्य है इसको आपको समझाने हैं। ठीक है, इसके बाद या मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र है इस उत्सर्जन तंत्र का आपको क्या करना है भाई, नामांकित चित्र बनाने हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे नामांकित चित्र सिर्फ बना, लिखने नहीं है इसमें, आपको लिखने नहीं है इसमें, आपको भाई लिखना है, लिखना और बनाना, इसमें सिर्फ लिखने नहीं है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है? ये जो वाष्पोत्सर्जन है, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है कि पौधों में ये क्रिया क्यों होती है? ठीक है, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि वाष्पोत्सर्जन में आप जो स्टोमेटा ना वो सारे डायग्राम को बनाओगे कि कैसे क्या महत्व है, क्यों होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि का आपको क्या करने, यहाँ पे सचित्र वर्णन करने। या तो एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो स्टोमेटा है भाई, स्टोमेटा का, और ये स्टोमेटा बंद स्टोमेटा का नहीं, क्लोज स्टोमेटा का नहीं, आपको ओपन स्टोमेटा का क्या करना है भाई, डायग्राम बनाने हैं। नामांकित चित्र बनाइए, यानी डायग्राम बना दोगे, उस पर आप दिखा दोगे क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सभी आपके चैप्टर 1 से पूछे जाने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। और अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए भाई, अगर आपको आता ठीक है, अब आप, मैं यही कहूंगी, सोचो इतने क्वेश्चन को अगर आप ये ठान लो कि मुझे एक दिन में, एक डे में मुझे 2 क्वेश्चन को अपने तैयार करने हैं, तो ये भी बहुत है। या एक दिन में मुझे 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करने, क्योंकि कुछ भी नहीं भाई, बायोलॉजी हमारे से रिलेटेड होती है, ये हमें बस समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर की पूरी क्लासेस हो चुकी है, तो आप सभी बच्चे इसी चैनल पे जाएंगे, आपको सारी एक एक हेडिंग की है ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर उस क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को इतना अच्छे से तैयार कर लो बेटा कि अगर इस चैप्टर से जो भी 1 2 3 क्वेश्चन आगे आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चे को ये टॉपिक समझ में आई होगी, और आपसे ये मैं कहूँगी कि इस वीडियो को हर बच्चों के पास आपको पहुँचानी है, ताकि सबको पता चल जाए कि क्या आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, यानी चैप्टर 1 से जो जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से हमें तैयार करने हैं। ओके, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।